हेलो एवरीवन। देखो आज हम जेई मेन 2020 का जनवरी अटैम्प्ट का शिफ्ट 1 का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पहले मैं आपको हर एक क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ और वो क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आया है और उस एग्जामिनर का पर्पस क्या है प्रॉब्लम का, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। राइट, सो लेट मी स्टार्ट with the question number the first. The dipole moment of CCl4, chloroform and methane are in the order is. This question comes from the chemical bonding. As we know कि dipole moment जो है it is a vector quantity. Direction it is always from less electronegative to higher electronegative atom और इससे हमें कंपाउंड की पोलैरिटी का पता चलता है। अब देखो इन तीनों कंपाउंड में कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज। sp3 होगा तो देखो डायरेक्शन जो होगा इट इज फ्रॉम कार्बन टू क्लोरीन। तो CCl4 का जो नेट डाइपोल मोमेंट आएगा वो क्या आएगा, जीरो। क्लोरोफॉर्म का नेट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं आ पाएगा। देखो ये मैंने यहाँ डायरेक्शन ड्रॉ की हुई है। मिथेन में भी कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, इट इज टेट्राहेड्रल इन शेप। तो इसका भी जो डायरेक्शन होगा इट इज फ्रॉम हाइड्रोजन टू कार्बन, तो इसका भी नेट डाइपोल मोमेंट विल बी द जीरो। इट मीन्स कार्बन टेट्राक्लोराइड और मिथेन का जो डाइपोल मोमेंट है नेट वो जीरो आएगा, जबकि क्लोरोफॉर्म का इट इज नॉट इक्वल टू द जीरो। ओके, देन क्वेश्चन नंबर सेकंड इज द थ्योरी दैट कैन बी कंप्लीटली एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द बॉन्डिंग इन टेट्रा कार्बोनिल निकल इज। इसके जो ऑप्शन थे वो थे एक तो MOT, एक CFT, एक VBT और फोर्थ ऑप्शन इज वर्नर्स थ्योरी। अब देखो दिस क्वेश्चन फ्रॉम द कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से है। अब बताओ यहाँ निकल का ऑक्सीडेशन जो है नंबर वो है जीरो। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है और निकल के बीच देखो कार्बन मोनोऑक्साइड विल एक्ट एज अ लिगेंड। ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसको देगा, निकल को देगा। निकल इस चीज़ को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या फॉर्म करता है, बैक बॉन्डिंग, जिसको हम पाई बॉन्डिंग भी बोलते हैं। स्पेशली मेटल कार्बोनिल में सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है। देखो आप सिनर्जिक बॉन्डिंग में क्या होता है कि मेटल और कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच में का जो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड ऑर्डर वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो इक्वल होता है। एज वी नो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू NB - Na/2, है ना, एंटी बॉन्डिंग, और ये क्या है बॉन्डिंग। तो जब आप इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आप ड्रॉ करोगे तो उसमें क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो उस वजह से इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ही चाहिए, मतलब ये केवल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से ही एक्सप्लेनेबल है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है हमारा, देखो आप, विच ऑफ द दीज रिएक्शन विल नॉट प्रोड्यूस सेडजेप प्रोडक्ट। देखो चार ऑप्शन है हमारे पास, तो ये सेडजेप प्रोडक्ट कौन सी रिएक्शन में प्रोड्यूस नहीं होगा ये हमें एक्सप्लेन करना है। तो दिस क्वेश्चन इज कम्स फ्रॉम द सब्स्टिट्यूशन एंड द एलिमिनेशन, इट इज डायरेक्टली फ्रॉम द एलिमिनेशन। तो देखो आप पहले स्टार्ट करते हैं ऑप्शन नंबर ए से। यहाँ सेकेंडरी अल्कोहल है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, रिएक्शन इज E1, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन। प्रोटोनेशन टेक्स प्लेस, ऑक्सोनियम आयन प्रोड्यूस होगा, कार्बोकेटायन बनेगा, और यहाँ रीअरेंजमेंट 1,2 मिथाइल होकर के 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, जहाँ से डी प्रोटोनेशन होकर के एल्कीन प्रोड्यूस हो जाएगी, जो कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, और मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज नॉन एज सेडजेफ एल्कीन। फिर आइए ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी में देखो ये सेकेंडरी हैलाइड है, व्हेन इट रिएक्ट विद द अल्कोहलिक QH दिस रिएक्शन इज E2 बाय मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन। इट ऑल्सो गिव्स द मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विच इज सेडजेफ एल्कीन, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी हो गया। फिर आइए आप ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी में देखो 2 डिग्री हैलाइड है, आपने इसमें पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड ऐड किया, इट इज़ अ हिंडर्ड बेस, एंड एज वी नो ये 2 डिग्री हैलाइड और हिंडर्ड बेस है, इट विल ऑल्सो फेवर द E2 मैकेनिज्म, एंड हिंडर्ड बेस फेवर द हॉफमैन एल्कीन, इट विल गिव द हॉफमैन एल्कीन, इट मीन्स इट गिव्स द लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, ठीक है। एंड ऑप्शन डी इज फाइनली, इस कंपाउंड में जब आपने हाइड्रोक्साइड हीट किया देन दिस रिएक्शन इज E1CB, इट इज अ रेयर
रिएक्शन। तो यहाँ हाइड्रोक्साइड आयन इस H को ट्रैप करके नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करेगा, और हाइड्रोक्साइड आयन एज वी नो इट इज़ अ बैड लिविंग ग्रुप, तो ये एलिमिनेट होकर के एल्कीन बनाएगा विच इज़ इन कॉन्जुगेशन विद द एल्डिहाइड, इट इज़ ऑल्सो सिडजेफ एल्कीन। तो इन चारों ऑप्शन में देखो ओनली ऑप्शन सी में हॉफमैन एल्कीन प्रोड्यूस हो रहा है, और रिमेनिंग जो ऑप्शन हैं ए बी डी उसमें सिडजेफ एल्कीन प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। हमारे पास एक कंपाउंड है, देखो दिस वन इज एन एन डाई मिथाइल एनिलिन, ये इस डायजोनियम सॉल्ट से रिएक्ट कर रहा है, और यहाँ एक्स प्रोड्यूस हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, मतलब बेसिक मीडियम है, अल्कलाइन है मीडियम, तो एक्स का यूज़ क्या है ये बताना है। तो देखो आप दिस क्वेश्चन फ्रॉम द एरोमेटिक केमिस्ट्री, और एग्जामिनर चेक करना चाह रहा है कि आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आता है या नहीं आता, बिकॉज एज वी नो कि एरोमेटिक कंपाउंड की मेन रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। अब देखो ये रिएक्शन है कपलिंग रिएक्शन, देखो डायजोनियम सॉल्ट स्ट्रांगली एक्टिवेटेड ग्रुप से कपलिंग रिएक्शन शो करता है, और देखो यहाँ इसके पास लोन पेयर है, इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन द नेचर। तो ड्यू टू द स्टैरिक हिंड्रेंस, देखो ये जो डायजोनियम है N2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इटसेल्फ इट विल एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल, तो ये वीक इलेक्ट्रोफाइल है, तो डेफिनेटली स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग से ही रिएक्ट करेगा। और पैरा पोजीशन पे हिंड्रेंस कम है, तो पैरा पोजीशन पे डायजोनियम अटैक करके ये कपलिंग रिएक्शन कर देगा, और देखो ये N डबल बॉन्ड N बन गया विच इज एजो कपलिंग, है ना। और ये जो स्ट्रक्चर है देखो कितनी शानदार स्ट्रक्चर है, इट इज नोन एज मिथाइल ऑरेंज, और इट इज़ यूज्ड एज अ एसिड बेस इंडिकेटर। एसिड बेस इंडिकेटर में दो ही सबसे ज़्यादा फेमस है, एक तो मिथाइल ऑरेंज और एक फिनोफ्थिलीन। तो ये स्ट्रक्चर जो हमारी जो प्रोड्यूस हुई ये मिथाइल ऑरेंज की है, जो बेसिक मीडियम डालने पर येलो कलर में चेंज हो जाता है। इट इज़ एज यूज्ड एज एन इंडिकेटर इन एसिड बेस टाइट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5th। 5th नंबर इस क्वेश्चन इज डायरेक्टली फ्रॉम द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखो इसमें क्या गिवन है, गिवन दैट द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ई नॉट ऑफ द Cu+2 टू कॉपर एंड Cu+ और एंड ऑब्लिक Cu आर रेस्पेक्टिवली ये गिवन है। तो हमें ई नॉट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, Cu+2 से Cu का कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखो इसको हम कैसे सॉल्व करें, बड़ा आसान है क्वेश्चन ये। देखो क्यूप्रिक जो है Cu+2 वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Cu+ में चेंज होगा, Cu+ अगेन एक और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कॉपर में चेंज हो गया, ठीक है। तो अब हम इसकी 3 इक्वेशन हम ड्रॉ कर लेते हैं। देखो आप क्वेश्चन मतलब इक्वेशन नंबर 1 Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कॉपर में चेंज होगा। अब देखो इसका डेल जी इज गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है वो है -NFE, ठीक है। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, और F फेराडे कांस्टेंट है, और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है 0.34। Cu+ से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कॉपर में चेंज हुआ, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है 0.522। फिर Cu+2 एक और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Cu+ में चेंज हो गया, ये हो गया डेल G3, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, आपको Cu+2 को Cu में चेंज करना है, तो आपको डेल G3 को डेल G1 और डेल G2 में से सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, और सब्सट्रैक्ट करने के बाद देखो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो हमें देखो Cu+2 से Cu+ का हमें कैलकुलेट करना है, Cu+ से कॉपर का गिवन है, क्यूप्रिक से कॉपर का भी गिवन है, तो ये हमने इस इक्वेशन की हेल्प से हमने फाइंड आउट कर लिया, ओके। नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। हमारे पास एक एपॉक्साइड गिवन है, इट विल रिएक्ट विद द HBr, और एक्सेस में गिवन है, तो हमें एक्स आइडेंटिफाई करना है। दिस क्वेश्चन फ्रॉम द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक तरह से SN2 मैकेनिज्म है। तो देखो एपॉक्साइड है, तो पहले H+ कोई ट्रैप करेगा, तो एसिड बेस रिएक्शन टेक्स प्लेस, ऑक्सोनियम आयन प्रोड्यूस होगा। अब 3 मेंबर्ड रिंग और ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज है, इट इज़ हाईली अनस्टेबल, ब्रोमाइड आयन अटैक करेगा। अब कॉन्सेप्ट इसमें देखो ये है कि इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है, क्योंकि मिथाइल का +I है, उस वजह से स्टेबल हो गया। तो Br नेगेटिव यहाँ अटैक करके ये रिंग इस तरह से ओपन हो जाएगी, तो एक तरह से ब्रोमोहाइड्रिन फॉर्म होगा।
और HBr का एक्सेस है तो अगेन एल्कोहल अपना लोन पेयर H+ को देगा, ऑक्सोनियम आयन प्रोड्यूस होगा और Br नेगेटिव बैक साइड अटैक करके विसिनल डाई ब्रोमाइड प्रोड्यूस कर देगा। इट मीन्स इस पूरे सीक्वेंस में 2 टाइम्स SN2 हो रहा है, मतलब 2 बार SN2 हो रहा है यहाँ, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 देखो आप, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द PKB फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड विल बी। हमारे पास 3 कंपाउंड दे रखा है, हमें इनका PKB कैलकुलेट करना है। दिस क्वेश्चन कम्स फ्रॉम द GOC। पर्पस एग्जामिनर का क्या है कि वो आपकी बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आपको चेक करना आता है या नहीं आता, वो चेक करने जा रहा है। तो देखो हमारे पास ये जो B कंपाउंड है, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसकी स्ट्रक्चर आपको ध्यान आ रही है, ये ग्वानिडिन है विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक बेस। और ग्वानिडिन में देखो आपने इसका प्रोटोनेशन करवाया तो ये नाइट्रोजन प्रोटोन को एक्सेप्ट करके ये कैटायन प्रोड्यूस करेगा विच इज़ रेजोनेंस स्टेबलाइज। इसकी जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो देखो इसकी 3 इक्विवेलेंट RS होती है। तो ग्वानिडिन इज तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक बेस है, मतलब ये तो सबसे ज़्यादा बेसिक है। फिर सेकंड नंबर देखो ये एक तरह से एमिडिन लाइक स्ट्रक्चर है, इसका जब प्रोटोनेशन होगा तो इस तरह की स्ट्रक्चर बनेगी और इसकी 2 इक्विवेलेंट RS पॉसिबल है जो हमने यहाँ ड्रॉ कर रखी है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बेसिक तो हो गया बॉम्बे B, फिर हो गया A और सबसे कम बेसिक है C, क्योंकि देखो यहाँ नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज है। तो बेसिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर है वो है BAC और इसने क्या पूछा है PKB। तो एज वी नो कि बेसिक स्ट्रेंथ और PKB आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ईच अदर, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर हमारा PKB का क्या आ जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ का ठीक उल्टा ऑर्डर CAB आ जाएगा, राइट। थैंक यू। फिर आइए आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 8, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम इन K2O, K2O2 एंड KO2 रेस्पेक्टिवली इज। सो सिंपल, आसान है क्वेश्चन। पहली बात तो क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो रहा है क्योंकि पोटेशियम इज ग्रुप 1 एलिमेंट में है, ये फर्स्ट ग्रुप में आता है और उसकी एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, वो होती है +1, ठीक है। तो बेसिकली ऑक्सीडेशन नंबर का क्वेश्चन है। और दूसरी बात देखो, एक और बात है, K2O है K+, K2O2 में ऑक्सीजन परऑक्साइड स्पीशीज की फॉर्म में है प्रेजेंट, जबकि KO2 में ये सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। तो इन तीनों में ही पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। हमारे पास एक स्टार्टिंग मटेरियल है हेक्स3-ईनअल एल्डिहाइड है फंक्शनल ग्रुप। फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल रिएक्ट विद द NaBH4, देन PBr3, देन Mg ether, देन CO2, देन हाइड्रोलिसिस टेक्स प्लेस। सो लेट मी एक्सप्लेन। देखो ये हमारा एल्डिहाइड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है एल्काइन। NaBH4 एज वी नो इट इज अ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, it is not capable to reduce the triple bond, it only reduce the aldehyde converted into the primary alcohol. So initially primary alcohol is produced. When this compound react with the PBr3, this undergoes the SN2 mechanism and alcohol converted into the Br. When it will react with the Mg in presence of ether, it is the synthesis of Grignard reagent. Excellent yield of Grignard reagent is produced, approximately 90% yield, and when it will react with CO2 followed by acidic hydrolysis, then it is converted into the carboxylic acid. So final product is this, कि triple bond remains same whereas this end gets the carboxylic group, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th इज अ सॉल्यूशन ऑफ। देखो 3 कंपाउंड है, मैं आपको इस क्वेश्चन को समराइज कर देता हूँ। एक तो है मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड, मेटाक्लोरोफिनॉल और मेटाक्लोरोएनिलीन। तो बेसिकली आपको इन तीनों को सेपरेट करना है। तो दिस क्वेश्चन कम्स फ्रॉम द एसिड बेस, GOC का क्वेश्चन है, एसिड बेस की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। इन तीनों को आपको सेपरेट आउट कैसे करना है ना, वो हमें यहाँ देखना है, ठीक है। तो देखो आप क्या करो, पहले हमने इन तीनों, जैसे मान लो ये तीनों कंपाउंड एक कंटेनर में है, मिक्स में है ना, बीकर में है। हमने पहले इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का एक्वस सॉल्यूशन ऐड कर दिया। अब एक बात बताओ, सिंपल सी बात बताओ मेरे को, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये फिनॉल है, एनिलीन है। एज वी नो सोडियम बाइकार्बोनेट से ओनली कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करता है और उसके साथ वो CO2 गैस के बबल्स देता है।
तो जैसे ही आप सोडियम बाइकार्बोनेट में ये तीनों का मिक्सचर डालोगे तो X तो हो जाएगा सॉल्युबल, वो तो इससे रिएक्ट कर लेगा, वेरेस Y एंड Z आर इनसॉल्युबल। तो हमारे पास दो पोर्शन हो गए, एक तो सॉल्युबल और एक इनसॉल्युबल के। तो ये तो हमारे पास फ्रैक्शन ए है, इसको तो हमने सेपरेट आउट कर लिया है। अब इनसॉल्युबल जो पोर्शन है उसमें हमारे पास दो हैं, देखो एक तो फिनॉल वाला है और एक एनिलीन वाला है। अब इन दोनों में आप डाइल्यूट NaOH मिक्स कर दो आप, तो फिनॉल का देखो हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक है, तो ये आसानी से NaOH से रिएक्ट कर लेगा और रिएक्ट करके क्या बनाएगा, फिनेट आयन या फिनॉक्साइड आयन। तो देखो ये हमारे पास इसमें भी दो पोर्शन हो जाएंगे, एक तो सॉल्युबल और एक इनसॉल्युबल। सॉल्युबल वाला तो पोर्शन होगा फिनॉल का और इनसॉल्युबल वाला पोर्शन होगा एनिलीन का। तो ये कंपोनेंट बी है और ये कंपोनेंट सी है। इस तरह से हमने ए बी सी तीनों को सेपरेट आउट कर लिया। मतलब इनिशियली हमारी स्कीम क्या हुई, पहले आप सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड करें और उसके बाद आप डाइल्यूट NaOH ऐड करके तीनों को आप सेपरेट कर लें एक्स वाई जेड को। ठीक है, चलो फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 इज द एटॉमिक रेडियस ऑफ सिल्वर इज क्लोजेस्ट टू, ऑप्शन है गोल्ड, मरकरी, निकल और कॉपर। दिस क्वेश्चन कम्स फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल। अब देखो ये क्वेश्चन बेसिकली लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है। देखो एज वी नो 3D 4D और 5D ये तीन होती है हमारी सीरीज डी ब्लॉक में। तो 3D वाले जो सीरीज में जो एलिमेंट्स होते हैं उनका साइज सबसे स्मॉलेस्ट है, और फिर लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से 4D और 5D का साइज ऑलमोस्ट सेम होता है, क्योंकि यहाँ देखो स्क्रीनिंग इफेक्ट जिसे हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, उस वजह से 4D और 5D का साइज ऑलमोस्ट सेम है। दैट्स वाई देखो यहाँ कॉपर, सिल्वर और गोल्ड आता है, ये तीनों ही क्या है, कॉइनेज मेटल्स हैं, ये तीनों ही कॉइन की फॉर्म में काम में आता है। तो सिल्वर का साइज गोल्ड के इक्वल होगा, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इट इज़ फ्रॉम द इनऑर्गेनिक। In comparison to the zeolite process for the removal of permanent hardness, the synthesis resin method, it is the actually fact based question। एक तो परमानेंट वाटर जो आपको वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करना है, तो जियोलाइट प्रोसेस और सिंथेटिक जो रेजिन मेथड है उनमें से ज़्यादा इफेक्टिव है सिंथेटिक रेजिन मेथड, क्योंकि ये कैटायन और एनायन दोनों को ही एक्सचेंज कर देता है। ठीक है, तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, द IUPAC नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से है। देखो ये क्वेश्चन, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है गिवन, इसका हमें IUPAC नेम देना है। तो देखो आप पहले ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर लो। अमोनिया का 0 है, मिथाइलअमीन का 0 है, ठीक है, Cl का -1 और इस स्क्वायर ब्रैकेट के आउटसाइड जो Cl है उसका भी -1। मतलब यहाँ प्लेटिनम का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो होगा 2, ठीक है, +2। अब इसको आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आप अरेंज कर दो। बताओ पहले कौन आएगा, अमाइन, दैट्स वाई डाई अमाइन। अब डाई को तो हम नेग्लेक्ट करते हैं, फिर ए और सी में से पहले ए आएगा, दैट्स वाई पहले डाई अमाइन। Cl के लिए क्या आ गया, क्लोरिडो, और CH3NH2 के लिए क्या आ गया, मिथाइल अमीन। प्लेटिनम है और उसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, और हमारे पास एंड में क्या आ रहा है, Cl, तो इसके लिए क्या आ गया, क्लोराइड आ गया। ठीक है, तो ये IUPAC नेम हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 14, द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ द फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन रेस्पेक्टिवली आर। ये चारों एलिमेंट हैलोजन फैमिली के हैं। ठीक है, दिस क्वेश्चन कम्स फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो अब देखो यहाँ क्या है, देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। फ्लोरीन सेकंड पीरियड का एलिमेंट, ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट। तो अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, क्योंकि न्यूट्रल है कि क्या होती है कि न्यूट्रल एटम में कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करने से जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। अब फ्लोरीन देखो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, इसका साइज़ बहुत छोटा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। तो आप जब इसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो उसको भयंकर रिपल्शन का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस वजह से देखो एक्सपेक्टेड तो देखो क्या है, जितना एटॉमिक साइज स्मॉल होता है उतना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होती है। एक्सपेक्टेड तो ये है, लेकिन इसमें क्या है, एक्चुअल में क्या होगा, क्लोरीन और फ्लोरीन का जो ऑर्डर है वो इंटरचेंज हो जाएगा ड्यू टू द स्मॉलर साइज ऑफ द एफ। ठीक है, और एज वी नो कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो हाईएस्ट होती ही है। ठीक है, और ब्रोमीन और आयोडीन में तो सेम ट्रेंड है ही। तो हमारे पास डाटा था ऑप्शन में चारों में,
4 ऑप्शन में है, तो उससे हमारा ये मैच कर रहा है कि हाईएस्ट तो Cl की इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी, देन F, देन Br, देन I। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। ये बेसिकली क्वेश्चन केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से है, विटामिन से है। देखो एक है राइबोफ्लेविन, ये विटामिन B2 होता है। थायोमिन, इट इज़ विटामिन B1। पायरोडॉक्सिम, इट इज़ विटामिन B6। और एस्कॉर्बिक एसिड, ये तो सबसे फेमस है ही, विटामिन C। इनकी डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ होती हैं वो देखो सबसे आसान एस्कॉर्बिक एसिड, इसका तो आपको पता ही, स्कर्वी है ना, टीथ में होती हैं यहाँ प्रॉब्लम है ना। पायरोडॉक्सिम, इसमें होते हैं कन्वल्जेंस हो जाते हैं ना, छाले टाइप में हो जाते हैं। थायोमिन, इससे बेरी बेरी हो जाती है। और राइबोफ्लेविन से कीलोसिस हो जाता है ना। तो डेफिशिएंसी डिजीज़ है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 16, अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट दैट विच वाज नॉट पोस्टुलेटेड बाय डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर से बेस्ड है ये क्वेश्चन है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का क्वेश्चन है। तो 4 ऑप्शन में से देखो एक ऑप्शन इसमें ये था, देखो आप, ये जो स्टेटमेंट है ये डाल्टन ने नहीं दिया था, ये दूसरे केमिस्ट ने दिया था जिसका नाम था गे लूसेक लॉ। तो ये क्या बोला था कि इसने बोला था व्हेन गैसेस कंबाइन और रिप्रोड्यूस्ड इन ए केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन ए सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम प्रोवाइडेड एट ऑल गैसेस आर एट द सेम टेम्परेचर एंड द प्रेशर। ये गे लूसेक का लॉ था, ठीक है। ये 16 नंबर क्वेश्चन हो गया। फिर आई 17, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। सो दिस क्वेश्चन फ्रॉम द केमिकल बॉन्डिंग। अब देखो आयन आयन और डायपोल, जैसे आपको पता है कि डायपोल में तो पार्शियल चार्ज होता है जबकि आयन के ऊपर फुल चार्ज होता है। जैसे आयन है Na+ और Cl-, उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स है, तो डेफिनेटली आयन आयन के बीच का अट्रैक्शन फोर्स हाईएस्ट होगा। उसके बाद डायपोल आयन का होगा और मिनिमम अट्रैक्शन फोर्स होगा डायपोल डायपोल में। नेक्स्ट 18 नंबर, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल विद द सेट ऑफ क्वांटम नंबर n = 5 और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर +½ ठीक है। अब नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, दिस क्वेश्चन फ्रॉम द एटॉमिक स्ट्रक्चर, बेसिकली ऑर्बिटल्स वो पूछना चाह रहा है। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n²। n की क्या वैल्यू है 5, तो 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25। तो 25 ऑर्बिटल्स पॉसिबल है जिनकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यू +½ होगी, है ना। जैसे s में एक ऑर्बिटल है, p में 3 है, d में 5 है और f में 7, राइट। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 19, देखो ये क्वेश्चन क्या दे रखा है कि हमारे पास ईच ऑफ द सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन है A और B, 100 लीटर वॉल्यूम है हर एक का, जहाँ एक में देखो 4 ग्राम NaOH है, एक में 9.8 ग्राम H2SO4 है। तो हमें फाइंड करना pH ऑफ द सॉल्यूशन विच इज ऑब्टेन्ड बाय द मिक्सिंग 40 लीटर सॉल्यूशन ऑफ A एंड 10 लीटर सॉल्यूशन ऑफ B। तो दिस क्वेश्चन फ्रॉम द आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो पहले आप देखो क्या करो, नंबर ऑफ मोल्स कर लेते हैं अपन, है ना, फाइंड आउट दोनों के। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू अमाउंट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो नंबर ऑफ मोल्स NaOH का कितना आएगा 4/40, इसका 4 ग्राम है और इसका 9.8 ग्राम है, तो दोनों के 0.1 मोल आ गए। अब NaOH का हमारे पास 40 है गिवन लीटर और H2SO4 का 10 लीटर है। तो ये जो नंबर ऑफ मोल्स आए 0.1 ये हमारे 100 लीटर में है, लेकिन 40 लीटर में कितना आएगा NaOH का मोल 0.1/100 इंटू 40, 0.04 मोल। ऐसे ही H2SO4 का हमने कैलकुलेट कर लिया 0.01 मोल, ठीक है। अब NaOH और H2SO4 को जब आप कंबाइन करोगे तो क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट बनेगा। तो इसका तो मोल है देखो 0.04, इसका है 0.01। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट तो आप जानते ही हैं कि जो रिएक्शन के दौरान कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है। तो देखो ये तो यहाँ कैंसिल आउट हो गया क्योंकि यहाँ तो 0.01 ही है, ये तो बहुत कम है, ठीक है, ये प्रोड्यूस कर लेगा। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH हमें करने हैं फाइंड आउट, तो 0.04 -2 इंटू 0.01 H2SO4 ये 0.02 आ गया। तो हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन अपन ने फाइंड आउट कर ली और POH इजिकल टू हम जानते हैं माइनस log ऑफ OH माइनस, और pH को इसमें से आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो हमारे पास pH की वैल्यू आ जाएगी। POH आई हमारे पास 3.4 और इसको 14 में से सब्सट्रैक्ट किया तो pH आ गई हमारे पास 10.6, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन है, आयनिक इक्विलिब्रियम से है क्वेश्चन। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 20, देखो ये गिवन है, इट इज़ क्वेश्चन फ्रॉम द
थर्मोडायनेमिक्स कि ए लिक्विड चेंज हो रहा है टू बी गैस में, इसके लिए हमारे पास इंटरनल एनर्जी चेंज गिवन है, एंट्रोपी चेंज गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, तो डेल जी हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो इक्वेशन क्या है, डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, इसका तो पता ही है आपको। अब डेल एच आपको कैलकुलेट करना है तो ये डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी होगा। अब डेल एन जी देखो क्या होगा, लिक्विड चेंज हो रहा है गैस में, तो गैस है तो ये 2 हो गया, 2 मोल्स। लिक्विड का हम क्या कैलकुलेट करते हैं 0, तो ये आ गया 2। तो इस तरह से हमने डेल एच कैलकुलेट हमने कर लिया। हमारे पास डेल यू भी गिवन है, डेल एन जी हमने कैलकुलेट कर लिया, आर की वैल्यू 2 है, टेम्परेचर गिवन है 300 केल्विन, तो 3300 कैलोरी आ गया। फिर डेल जी इक्वल टू डेल एच, ठीक है, तो डेल एच आ गई 3300 माइनस टेम्परेचर गिवन है, डेल एच कैलकुलेट दे ही रखा है, तो ये 2700 कैलोरी आ गया। तो थर्मोडायनेमिक्स से है ये क्वेश्चन। अब फाइनली 21 क्वेश्चन नंबर की क्लोरीन ऑन रिएक्शन विद कॉन्सनट्रेटेड और हॉट से जब रिएक्ट कर रहा है तो देखो ये प्रोडक्ट एक्स और वाई फॉर्म कर रहा है, और ऑन ट्रीटमेंट विद AgNO3 एक्स गिव्स द प्रेसिपिटेट, तो ऑब्वियसली ये सिल्वर क्लोराइड का ही प्रेसिपिटेट होगा। तो ये क्या पूछ रहा है, डिटरमाइन द एवरेज बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ए Cl एंड ऑक्सीजन इन बॉन्ड इन YS। तो देखो क्लोरीन कॉन्सेंट्रेटेड NaOH से रिएक्ट किया तो ये NaCl और NaClO3 प्रोड्यूस करेगा। NaCl एज वी नो जब आप इसमें AgNO3 ऐड करोगे तो ये वाइट प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस कर देगा AgCl का। दिस रिएक्शन इज डिस्प्रोपोर्शनेशन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है, इसमें सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो और वो ही रिड्यूस हो जाए। दिस क्वेश्चन कम्स फ्रॉम द पी ब्लॉक हेलोजन फैमिली का है क्वेश्चन ये। तो डेफिनेटली एक्स तो क्या होगा NaCl और वाई क्या होगा NaClO3। अब ClO3 माइनस की देखो स्ट्रक्चर ये होती है, देखो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। रेजोनेंस कैसे होगा, ये ऑक्सीजन यहाँ मूव करेगा, ये इधर चला जाएगा, ठीक है, तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। और जिन कंपाउंड में रेजोनेंस होता है उसकी बॉन्ड ऑर्डर देखो कैसे कैलकुलेट करोगे, ये 1 आ गया प्लस 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपॉन 3, तो ये आ गया 1.67 आ गया। तो इस तरह से हमने कंप्लीट पेपर सॉल्व कर लिया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।